सिलिकॉन वैली में ना गणित की एक ऐसी उलझन फंसी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। देखिए, एआई चलाने के लिए चिप्स हमारे पास हैं और उन्हें रखने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी तैयार खड़े हैं, लेकिन वो एक चीज खत्म हो गई है जिसके बिना ये सब बस कबाड़ है। बिजली। जी हाँ, अमेरिका का पावर ग्रिड पूरी तरह से ऊपर तक भर चुका है। आप रातों रात नई ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बिछा सकते, और नेचुरल गैस की पाइपलाइनें, उन्हें बिछाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। रही बात धूप और हवा की, तो वे भौगोलिक रूप से इतनी फैली हुई हैं कि एआई की भारी भरकम मांग पूरी करना उन गीगावाट लेवल वाले क्लस्टर्स के बस की बात नहीं है। इसीलिए अब ये बड़ी टेक कंपनियां फिजिक्स के कायदे कानून ही बदलने पर उतारू हैं। वे डेटा सेंटर तक बिजली लाने के बजाय डेटा सेंटर के अंदर ही अपना खुद का बिजली घर खड़ा कर रहे हैं, और इसके लिए वो दुनिया की सबसे विवादित टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ये कहानी है उस 80 अरब डॉलर के दांव की जिसे पॉकेट न्यूक्लियर कहा जा रहा है। पर असल समस्या क्या है, सुनिए। एआई बिजली को उतनी ही तेजी से निगल रहा है जितनी रफ्तार से पावर ग्रिड बढ़ भी नहीं पा रहा। सिर्फ एक बड़े मॉडल को ट्रेन करने में, जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनी, उतनी बिजली लग जाती है जितनी 120 अमेरिकी घर पूरे एक साल में खर्च करते हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी ये भूख शांत नहीं होती। अकेले चैट जीपीटी हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हर दिन लगभग 564 मेगावाट घंटे बिजली फूंक देता है। थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हालत कितनी गंभीर है। अभी के समय में ही डेटा सेंटर्स अमेरिका की कुल बिजली का लगभग 4.4% हिस्सा डकार रहे हैं। साल 2028 तक जैसे जैसे एआई सिस्टम और बड़े होंगे, ये हिस्सा बढ़कर 12% तक पहुंच सकता है, और 2030 आते आते ये लोड आसानी से 2 गुना या शायद 3 गुना भी हो जाए। वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों को साफ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक एआई की मांग पूरी करने के लिए अमेरिका को 85 से 90 गीगावाट की एक्स्ट्रा बिजली चाहिए होगी। ये वैसा ही है जैसे सिर्फ 5 साल के छोटे से समय में 19 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर खड़े कर देना। नामुमकिन जैसा लगता है ना। यही वजह है कि सिलिकॉन वैली अब चुपचाप एक बिल्कुल अलग रास्ते की तलाश में है। पर वहां तक पहुंचने से पहले एक सीधा सा सवाल तो बनता है, अगर एआई को इतनी बिजली चाहिए तो हम उन जरियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो हमारे पास पहले से हैं। कागजों पर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे सही लगती है। रेगिस्तान को सोलर पैनल से पाट दो, हर मैदान में पवन चक्कियां लगा दो, और एआई को सीधे इस क्लीन एनर्जी से जोड़ दो। पर बात इतनी सरल नहीं है। हकीकत में एक बहुत बड़ा पेंच है। ये सब तब साथ छोड़ देते हैं जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सूरज ढलते ही सोलर पैनल ठप पड़ जाते हैं, बादलों वाले दिन पावर एकदम गिर जाती है, और हवा थमते ही पवन चक्कियां घंटों बस बेकार खड़ी रहती हैं। बैटरियां मदद तो करती हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वे दिन भर की थोड़ी बहुत बिजली तो संभाल सकती हैं, लेकिन बड़े डेटा सेंटर्स को लंबे समय तक चालू नहीं रख सकती। तो आखिर में आप उसी चीज पर लौट आते हैं जो रात भर चल सके, फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस प्लांट भरोसेमंद हैं, पहले से बने हुए हैं और ग्रिड से सीधे जुड़े हैं। ग्रिड चलाने वालों के लिए तो ये एक आसान रास्ता है, पर बड़ी टेक कंपनियों के लिए ये एक खतरनाक जाल है। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने दुनिया के सामने वादा किया है कि साल 2030 तक वे पूरी तरह से कार्बन मुक्त बिजली पर चलेंगे। अब अगर वे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो सिर्फ उनके वादे ही नहीं टूटेंगे, बल्कि रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और खुद उनके यूजर्स भी उन पर भड़क जाएंगे। तो जब आप गैस पर भरोसा नहीं कर सकते और सोलर विंड से 24 घंटे का एआई लोड नहीं संभल रहा, तो फिर आखिर में बचता क्या है? जवाब है न्यूक्लियर। लेकिन यहां भी एक पंगा है, क्योंकि एआई को बिजली सॉफ्टवेयर वाली रफ्तार से चाहिए। सिलिकॉन वैली का कोई भी बंदा 15 साल तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा कि कब कहीं दूर एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनकर तैयार होगा। उन्हें समाधान अभी चाहिए, और यही वो वजह है कि वो अब एक ऐसी चीज की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं जो सुनने में तो नामुमकिन सी लगती है। ऐसी न्यूक्लियर पावर जिसे आप किसी फैक्ट्री में बनाकर ट्रक पर लादकर कहीं भी भेज सकें। इन्हें हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर कहते हैं, और इन्हीं के छोटे भाई बंधु हैं माइक्रो रिएक्टर्स। चलिए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। पुराने दौर की न्यूक्लियर बिजली की बात करें तो हमारे दिमाग में एक जानी पहचानी तस्वीर उभरती है। पानी के एक बड़े से टैंक के अंदर रखी हुई यूरेनियम ईंधन की लंबी लंबी छड़ें। यहाँ पानी 2 काम करता है, ईंधन को ठंडा रखना और उस गर्मी से भाप बनाकर
टरबाइन घुमाना। अब जिस बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं, जहां एक ही रिएक्टर से करीब 1000 मेगावाट बिजली निकलती हो, वहां सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आपको दानवाकार पंप, भारी भरकम पाइपलाइन और सुरक्षा के लिए बैकअप के ऊपर बैकअप सिस्टम चाहिए होते हैं। और इस पूरे तामझाम के चारों तरफ कंक्रीट का एक मजबूत किला बनाया जाता है, जिसे कंटेनमेंट बिल्डिंग कहते हैं। ये तरीका कारगर तो है, पर बहुत पेचीदा, महंगा, और इसे जल्दी बना पाना तो लगभग नामुमकिन है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इसी पुराने ढर्रे को पूरी तरह से पलट देते हैं। यहाँ गीगावाट लेवल के किसी विशालकाय प्लांट के बजाय आप रिएक्टर के आकार को ही छोटा कर देते हैं। ज्यादातर एसएमआर डिजाइन इस तरह बनाए गए हैं कि वो 300 मेगावाट से कम बिजली पैदा करें। कुछ मॉडल्स तो ऐसे भी हैं जो महज 50 से 100 मेगावाट की क्षमता वाले हैं। यहाँ तक कि कुछ डिजाइन्स में पानी की जगह हीलियम गैस या पिघले हुए नमक का इस्तेमाल होता है। फायदा यह है कि ये चीजें बिना खौले बहुत ही ज्यादा तापमान पर भी काम कर सकती हैं। बस इसी एक बदलाव से पूरे के पूरे सिस्टम का ढांचा ही बदल जाता है। अब आपको उन भारी प्रेशर वाले वाटर लूप्स या इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले विशाल कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं रह जाती। और तो और कई नई तकनीकों ने तो ईंधन के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है। लंबी धातु की छड़ों के बजाय ये ग्रेफाइट में लिपटे सिरेमिक की कोटिंग वाले नन्हे ईंधन के दानों का इस्तेमाल करते हैं। हर दाना इस तरह तैयार किया गया है कि भयंकर गर्मी में भी रेडिएशन इसके अंदर ही कैद रहे। इसके पीछे की सोच ये है कि अगर कभी कुछ गलत हुआ भी तो ईंधन उस गर्मी को आसानी से झेल लेगा। ये सब कुछ अपनी जगह थामे रखता है जब तक कि सिस्टम खुद ब खुद ठंडा ना हो जाए। यानी अब आपको मुसीबत के वक्त किसी बड़े बचाव अभियान या बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छोटा सोचें तो आते हैं माइक्रो रिएक्टर्स, ऐसी मशीनें जिनकी क्षमता बस 1 से 5 मेगावाट के बीच होती है। डिफेंस के कुछ मौजूदा प्रोजेक्ट्स में तो इन्हें 10 या 20 मेगावाट तक ले जाने की तैयारी चल रही है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये महज कुछ कंटेनरों में फिट हो जाएं और सड़क या रेल से कहीं भी पहुंच जाएं। बस अपनी मंजिल पर पहुंचे और सीधे माइक्रोग्रिड से जुड़कर काम शुरू कर दिया। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो साइट पर होने वाली मेहनत और सिरपच्ची खत्म हो जाती है। अब सारा कंस्ट्रक्शन का काम साइट के बजाय फैक्ट्री के कंट्रोल माहौल में होने लगता है। हर एक पुर्जा वहीं बनता है, कड़े मानकों पर टेस्ट होता है और बार बार उसी बारीकी से बनाया जाता है। अब हर नए प्रोजेक्ट में कीचड़ और खराब मौसम के बीच बार बार नए सिरे से मेहनत करने का झंझट ही खत्म। कागज पर देखें तो यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो गेम बदल देता है। पुराने न्यूक्लियर प्लांट हर बार किसी खास ऑर्डर पर बनाई गई चीज की तरह थे, पर ये नए डिजाइन एक स्टैंडर्ड किट जैसे हैं। जैसे स्मार्टफोन फैक्ट्रियों में बनते हैं, वैसे ही अब मेगावाट बनेंगे। अब ये सपना हकीकत में कितना खरा उतरता है, ये तो सिर्फ एक ही चीज तय करेगी, पैसों का हिसाब। अगर हम पुराने मॉडल के खर्चों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी धुंधली नजर आती है। जॉर्जिया का वोक्टल प्रोजेक्ट, जिसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए एक मिसाल माना जाना था, पर मिसाल बनने के बजाय ये एक चेतावनी बन गया, जहां नींव से लेकर काम शुरू होने तक बरसों लग गए। सिर्फ 2 नए रिएक्टर्स को पूरी तरह तैयार करने में ही करीब 15 साल का लंबा समय लग गया, और इसकी कीमत ये पहुंची लगभग $35 अरब के भारी भरकम आंकड़े तक। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना तो है, पर आर्थिक मोर्चे पर यह किसी डरावनी कहानी जैसा है। दूसरी तरफ हमारे पास एसएमआर और माइक्रो रिएक्टर्स का लुभावना वादा है, जहां एक पूरा प्लांट शायद बस कुछ ही अरब डॉलर्स के खर्च में तैयार किया जा सकता है। पर यह कहानी 1-2 भारी भरकम प्लांट की नहीं, बल्कि छोटे छोटे रिएक्टरों की पूरी टोली की है। इन्हें बनाया ही ऐसे गया है कि एक के बाद एक फटाफट तैयार किया जा सके। बनाने वाले कह रहे हैं कि पहली यूनिट 3 से 5 साल में खड़ी कर देंगे, और अगर बड़ा सेटअप है तो मान लीजिए करीब 7 साल लग सकते हैं। टेक की दुनिया में ये वक्त लंबा है, पर 2030 के एआई रोडमैप के लिए एकदम सही बैठता है। सीधे कहें तो बड़े परमाणु प्लांट $30 अरब और 15 साल वाला एक भारी जुआ है, पर ये छोटे परमाणु रिएक्टर सिर्फ 1 से 3 अरब डॉलर का 5-7 साला सौदा बनना चाहते हैं। पर असली धमाका तो ये है कि आखिर इस दावे को आजमा कौन रहा है। पिछले साल भर में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने इस थ्योरी को चुपचाप हकीकत के कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2024 की बात है।
अमेज़न ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी क्लाउड कंपनी ने नहीं किया था। उन्होंने एक्स एनर्जी नाम के एक न्यूक्लियर स्टार्टअप में पूरे $500 मिलियन झोंक दिए। वॉशिंगटन स्टेट में इनका पहला एसएमआर प्रोजेक्ट अब कागजों से निकलकर हकीकत बनने की राह पर है। शुरुआत 4 XC100 रिएक्टरों से होगी जो 320 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। बाद में उसी जगह 12 यूनिट्स लगाकर 960 मेगावाट तक जाने की पूरी गुंजाइश है। अमेज़न के डेटा सेंटर्स के लिए ये करीब 1 गीगावाट साफ सुथरी और कार्बन फ्री बिजली का तगड़ा इंतजाम है। जब तक पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में ये पहले हिस्से बनकर तैयार होंगे, तब तक इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा कई अरबों डॉलर को आराम से पार कर चुका होगा। बस 2 ही दिन गुजरे थे कि गूगल ने भी अपनी अगली चाल चल दी। अमेरिका में नया और एडवांस रिएक्टर बनाने के लिए उन्होंने कायरोस पावर और टेनेसी वैली अथॉरिटी से हाथ मिला लिया। हर्मीज 2 नाम की ये पहली यूनिट करीब 50 मेगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए बनी है। 2030 तक ग्रिड को सप्लाई मिलेगी, जिसे आगे चलकर 500 मेगावाट तक ले जाने का प्लान है। 2030 के दशक के बीच तक ये बिजली कई अलग अलग यूनिट्स में बांट दी जाएगी। ये बिजली सीधे गूगल के दफ्तर तो नहीं जाएगी, पर इस पूरी डील का असली मकसद बड़ा ही साफ है। जिस ग्रिड से एआई डेटा सेंटर्स चलते हैं, उसमें भारी मात्रा में क्लीन एनर्जी सप्लाई करना। इससे टेनेसी और अलाबामा के सिस्टम दिन रात बिना रुके स्मूथली चलते रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने तो एकदम ही अलग रास्ता पकड़ लिया, नए रिएक्टर के चक्कर में पड़ने के बजाय। उन्होंने कॉन्स्टेलेशन एनर्जी के साथ अमेरिका के एक मशहूर परमाणु प्लांट को फिर शुरू करने का 20 साल का सौदा किया। 3 माइल आइलैंड का वो हिस्सा तो बंद ही रहेगा जो 1979 में पिघल गया था, पर बगल वाला सही सलामत रिएक्टर अब क्रेन क्लीन एनर्जी सेंटर के नए नाम से जाना जाएगा। इसमें फिर से जान फूंकी जा रही है और 2027 तक ये काम शुरू कर सकता है। चालू होते ही ये ग्रिड में करीब 835 मेगावाट की जबरदस्त क्लीन बिजली वापस जोड़ देगा। इसे दोबारा चालू करने में ही करीब 1.6 अरब डॉलर का मोटा खर्चा आने वाला है, जिसमें सरकार ने भी 1 अरब डॉलर का संघीय लोन देकर अपना समर्थन दिया है। इस लंबे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पैदा होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स के लिए बुक है। अब बेटा की दिसंबर 2024 में उन्होंने चुपचाप परमाणु बिजली की एक बड़ी डिमांड दुनिया के सामने रख दी। समझ लीजिए कि ये रिएक्टर बनाने वालों के लिए उनकी एक लंबी शॉपिंग लिस्ट थी। डिमांड बहुत बड़ी थी। अमेरिका में पूरे 1 से 4 गीगावाट की नई परमाणु क्षमता तैयार करना। एआई और सोशल मीडिया के भारी काम के लिए 2030 के शुरू तक ये प्लांट चालू हो जाने चाहिए। मेटा ने अभी तक किसी खास कंपनी या डिजाइन पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। उनकी ये अर्जी मॉडर्न छोटे रिएक्टरों और पुराने स्टाइल वाले बड़े प्लांट्स दोनों के लिए खुली है, पर काम का पैमाना ही सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है। यहाँ बात किसी एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिट की नहीं हो रही। मकसद है इतनी परमाणु बिजली बनाना जो किसी छोटे देश के पूरे ग्रिड को टक्कर दे दे। उधर ओरेकल तो एक ही जगह पर और भी बड़े धमाके की तैयारी में जुटा है। ओरेकल का प्लान तो एक ही साइट पर कुछ बहुत विशाल और अनोखा करने का है। चेयरमैन लैरी एलिसन ने खुलेआम एक ऐसे एआई डेटा सेंटर कैंपस की बात छेड़ दी है जो पूरे 1 गीगावाट बिजली डकार जाएगा। इसे चलाने के लिए 3 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे और गजब की बात यह है कि उन्हें बनाने की परमिट पहले ही मिल चुकी है। हालांकि अभी तक कोई पक्का टाइम टेबल या इसे बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट सामने नहीं आई है, पर एक बात तो तय है, इरादा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पुराने और भीड़ भाड़ वाले बिजली ग्रिडों में खाली जगह ढूंढने की माथापच्ची करने के बजाय ओरेकल अब सीधे अपने क्लाउड सेंटर्स के साथ अपना खुद का प्राइवेट परमाणु बिजली घर जोड़ने की तैयारी में है। और ये तो बस चंद बड़े नाम हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। पर्दे के पीछे ओक्लो जैसी कंपनियां 12 गीगावाट के एडवांस रिएक्टरों के लिए बड़े बड़े समझौतों पर दस्तखत कर रही हैं। इसमें अकेले डेटा सेंटर ऑपरेटर स्विच शामिल है, जबकि दूसरे बड़े खिलाड़ी भी इसी तरह की डील्स पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अगर गौर से देखें तो इन सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की कतार का सीधा नाता एआई से जुड़ चुका है। ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ही 10 गीगावाट बिजली की मांग कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये 20 से भी ज्यादा बड़े परमाणु रिएक्टरों के बराबर की ताकत है। भले ही घोषित किए गए वादों का एक छोटा सा हिस्सा ही असलियत में बन पाए। अब इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए। एडवांस न्यूक्लियर पावर के लिए करीब 3 अरब डॉलर्स प्रति गीगावाट का खर्चा आता है। यानी यहाँ बात अरबों खरबों डॉलर्स के भारी भरकम निवेश की हो रही है। अगर ये बड़े प्रोजेक्ट्स और इनके आने वाले अगले चरण सही सलामत आगे बढ़ते हैं तो अगले 20 सालों में ये कुल आंकड़ा 80 अरब डॉलर्स को भी पार कर सकता है। बड़े क्लाउड दिग्गजों के लिए ये हार
और जीत का सवाल है। या तो इन नए तरह के रिएक्टरों पर दांव खेलो, या फिर मान लो कि एआई की तरक्की अब थमने वाली है। और ये सिर्फ सिलिकॉन वैली के बिजली बिल को कम करने का मामला नहीं है। जो रिएक्टर आज किसी डेटा सेंटर के पीछे लग सकते हैं, वही अब देश की सुरक्षा और दुनिया की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रेस का हिस्सा बनने वाले हैं। अक्टूबर 2025 में अमेरिकी सेना ने जीनस नाम का एक खास प्रोग्राम शुरू किया। इसका लक्ष्य सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, सितंबर 2028 तक किसी मिलिट्री बेस पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर चालू कर देना। इसके पीछे की वजह काफी हैरान कर देने वाली है। सालों से पेंटागन की रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं कि जंग के मैदान में तेल के ट्रकों पर हमला करना सबसे आसान है। दूर दराज के बेस तक पहुंचने वाले डीजल के हर 1 लीटर के पीछे किसी न किसी की जान का खतरा होता है। लेकिन अगर आप एक छोटा रिएक्टर वहां रख दें तो ये पूरी तस्वीर ही बदल देता है। लंबी लंबी तेल की लाइनों को बचाने के बजाय आपको बस एक मजबूत किले जैसी जगह की हिफाजत करनी होगी, और वो जगह बिना दोबारा ईंधन भरे सालों साल बिजली दे सकती है। अब नजर डालिए चीन पर। जहां अमेरिका अभी सिर्फ नई शुरुआत की बातें कर रहा है, वहीं चीन ने शिदाओ बे में अपना एडवांस छोटा रिएक्टर व्यापारिक तौर पर चालू भी कर दिया है। ये एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड डिजाइन है जो ग्रिड को सीधे बिजली भेज रहा है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे पश्चिमी कंपनियां अब जाकर बाजार में उतारने की जद्दोजहद कर रही हैं। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि एआई की दौड़ और न्यूक्लियर पावर की होड़ अब आपस में टकरा रही हैं। जो भी सबसे तेजी से भरोसेमंद और साफ बिजली पैदा कर लेगा, बाजी वही मारेगा। इसका मतलब है ज्यादा पावरफुल चिप्स, ज्यादा एआई ट्रेनिंग और दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडल्स। अब बिजली का ये ढांचा ही असली मुकाबले का मैदान बन गया है। पर इस पूरी चमक दमक के बीच हर कोई इसे अच्छा आइडिया नहीं मानता। 2024 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने दलील दी कि छोटे रिएक्टर होने से वे अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाते। न्यूक्लियर एक्सपर्ट डॉक्टर एडविन लाइमन ने आगाह किया है कि कुछ ऐसे खतरनाक डिजाइनों को छूट दी जा रही है। इन डिजाइनों में सुरक्षा के घेरे छोटे हैं और इमरजेंसी के वक्त बचाव के दायरे को भी काफी घटा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां सुरक्षा के लिए तैनात स्टाफ की संख्या भी कम रखी गई है। यानी रिएक्टर छोटे होने के नाम पर सुरक्षा के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडस्ट्री वाले तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि भाई फिक्र की कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि नए जमाने के फ्यूल और पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स के आने के बाद बड़े हादसों का खतरा लगभग खत्म ही समझो। पर आलोचक पलट कर कहते हैं कि जब तक हमने इन डिजाइन्स को असल दुनिया में बड़े पैमाने पर चलते नहीं देखा, तब तक ये सब सिर्फ एक वादा है, कोई साबित किया हुआ सच नहीं। और सच तो यह है कि वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। टाइम बहुत ही कम है। 2020 के दशक के आखिर तक माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कोशिश है कि वो 3 माइल आइलैंड के यूनिट नंबर 1 को फिर से चालू कर दें। मकसद अपने एआई और क्लाउड वाले काम के लिए करीब 835 मेगावाट की तगड़ी न्यूक्लियर पावर हासिल करना। साल 2030 के आसपास टेनेसी में गूगल का पहला काइरोस रिएक्टर शुरू होने की उम्मीद है। वहीं अमेज़न का कैस्केड प्रोजेक्ट जो वॉशिंगटन में है, उसे भी काफी बड़ा करने की प्लानिंग है। फिलहाल ये 320 मेगावाट के एक्सईसो मॉडल से शुरू होकर 2030 के दशक तक बढ़ते बढ़ते करीब 960 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य है। ऊपर से मार्क जुकरबर्ग की मेटा अलग ही लेवल पर खेल रही है। वो 1 से 4 गीगावाट की एक्स्ट्रा पावर की तलाश में है। इन सबको जोड़ लो तो मेज पर कुल 26 गीगावाट की भारी भरकम न्यूक्लियर कैपेसिटी का दांव लगा है। आज के रेट के हिसाब से देखें तो यह सीधा $80 बिलियन का जुआ है कि फैक्ट्री में बने ये रिएक्टर समय पर तैयार हो पाएंगे। शर्त बस इतनी है कि ये बजट के अंदर हो और उस स्केल पर मिले जिसकी एआई को सख्त जरूरत है। अगर ये तीर निशाने पर लगा तो न्यूक्लियर पावर सिर्फ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे बार बार बनाया जा सके। इससे एआई के दायरे से कहीं बाहर खरबों डॉलर की क्लीन एनर्जी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो अंजाम सीधा और डरावना है। हमें फिर से वही पुराने गैस प्लांट्स के भरोसे रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या बिग टेक का ये $80 बिलियन का न्यूक्लियर दाव सही बैठेगा, या फिर ये सब कुछ एक बहुत ही महंगे डेड एंड की तरफ जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे और भी गहरे खुलासे चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेगा बिल्ड की और भी कहानियां आने वाली हैं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।